Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Digital Transformation Movement Pakistan. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अराउंड टैक्सेशन एंड कंपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या बेनिफिट्स हैं एक्सेट्रा. तो इसके अराउंड जो हमारे पास एक्सपर्ट है जिसको हम आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर लेकर आए हैं, उनका नाम अबू बकर चौधरी है. वो एक टैक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट है. उन्होंने काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो काम किया है. करंटली वो फाउंडर एंड सीईओ है डेटलिक्स के, जो कि एक इनोवेटिव आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी कंपनी है, और साथ में वो टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट है. सो हम लोग डिफरेंट चीज़ों के अराउंड बात करेंगे कि बेनिफिट्स कंपनीज के, क्या प्रोसेस है, कितनी टाइप की कंपनीज हैं, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. सो प्लीज वेलकम अबू बकर चौधरी. हेलो अबू बकर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम अस्सलाम अहमद, क्या हाल है आपका? ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आने का. अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा आई थिंक सबसे बेसिक क्वेश्चन से, जो कि ज़्यादातर लोगों को पॉसिबली लाइक आइडिया नहीं होता. वो ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पाकिस्तान में जब हम लोग कंपनीज फॉर्म करते हैं, ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स है कंपनीज की जो कि हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं एक्सेट्रा. अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे दैट वुड बी हेल्पफुल. ओके, ग्रेट। अच्छा अहमद, डायरेक्ट हम कंपनीज की बात करें या उससे पहले इंडिविजुअल पर भी बात कर लें? अगर आप कंपनीज पर बात करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट कंपनीज पर भी बात कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा था कि पहले हम इंडिविजुअल की बात करें कि एक इंडिविजुअल को फाइलर और नॉन फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. पहले हम इस श्योर. पर बात कर लेते, फिर हम कंपनीज पर आते. ओके. राइट? ये बिल्कुल आप एक्सप्लेन करें. ओके जी. अच्छा, कंपनीज रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान और टैक्सेशन इन पाकिस्तान. हम पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पर. एक फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है? ठीक है, मैं दो स्टेटमेंट्स इधर बोलने लगा हूं. पहली, ईदर यू आर अ फाइलर और यू आर अ नॉन फाइलर, यू हैव टू पे टैक्सेस. आई रिपीट, यू आर अ फाइलर और यू आर अ नॉन फाइलर, यू हैव टू पे टैक्सेस. एक स्टेटमेंट. अब इसी के कंटिन्यूशन में अगली स्टेटमेंट भी सुन लें. इफ यू आर अ फाइलर, you pay half taxes, whereas a non-filer pay the double taxes. ये बात याद रखिएगा. हमारी सारी डिस्कशन जो है वो इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के अराउंड सर्कुलेट करेगी. ठीक है. अब मेरा जो इधर एजेंडा होगा मेन के, वो ये हाईलाइट करना होगा पॉइंट कि आपको फाइलर क्यों होना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं, फाइलर होता कौन है बेसिकली, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. हर बंदा, आप, मैं, कोई भी जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से कुछ टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को. जो बंदा अपने टैक्सेस की एक डॉक्यूमेंट बना के, जिसको हम रिटर्न कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, वो सबमिट करता है, फाइल करता है एफबीआर के पास, वो फाइलर होगा. जो ये काम नहीं करेगा वो नॉन फाइलर होगा. ठीक है, लेकिन टैक्सेस दोनों दे रहे हैं. अब फाइलर को कुछ फायदे हैं. चूंकि वो गवर्नमेंट के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहा है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बन रहा है, तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करती है. मसलन बिल्कुल. छोटी सी थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूं मैं. मिसाल के तौर पर 100,000 आपकी सैलरी है, 100,000 एक फाइलर की सैलरी है और एक नॉन फाइलर है, दोनों की 100,000 सैलरी है. दोनों बंदे जब बैंक से 100,000 विड्रॉ करेंगे, नॉन फाइलर 600 चार्जेस देगा उसके ऊपर, फाइलर कोई चार्जेस नहीं देगा. ठीक हो गया. अब इधर कुछ मजाक करने वाले आएंगे, यार मैं नहीं लाख निकालता, मैं 50-50 हजार करके निकाल लेता हूँ. तो देखें, जो नॉन फाइलर है वो जब अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहीं पर भी यूज करेगा, उसको विद होल्डिंग टैक्स WHT 10% पड़ेगा, फाइलर को 5% पड़ेगा. तो ये जो मैंने बात की थी कि हाफ और डबल, इसी तरह अगर कोई फाइलर है, वो कोई प्रॉपर्टी बाय करता है, तो उसको बाय के टाइम पर भी और सेलिंग के टाइम पर भी 3% टैक्स पड़ता है. लेकिन जो नॉन फाइलर है, वो जब कोई बाय करेगा तो उसको 6.5% टैक्स देना होगा, और जब वो सेल करेगा तो उसको 10.5% टैक्स देना होगा. टैक्स देना पड़ेगा. इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि जी मैं नॉन फाइलर हूं
मुझे टैक्स नहीं देना पड़ रहा। टैक्स देना पड़ेगा हर सूरत में। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उनके रिकॉर्ड में नहीं है। आज नहीं है, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में हो जाएँगे। क्यों? एफबीआर अपना डाटा फेच कर रहा है, किसके साथ? नादरा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक बिल्कुल। रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली उनके पास सारा डाटा अवेलेबल होगा। आज की डेट में नहीं है, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में होगा। इसी तरह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं अब डिटेल में तो नहीं, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो कहते हैं, तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी, एक फाइलर 15% टैक्स देता है अपने डिविडेंड्स पर। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 15% टैक्स देता है। नॉन फाइलर 30% टैक्स देता है। तो ये बेसिकली मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था कि आपको एफपीआर के साथ एनटीएन रजिस्टर करना चाहिए। हम्म। कंपनी, बिजनेस, वो तो बात की बात है। पहले आप एक इंडिविजुअल हैं, नेशनल टैक्स नंबर आपको रजिस्टर करना चाहिए एफबीआर के साथ। फाइलर होना चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, एक जिम्मेदार शहरी होने का, क्योंकि आपका पाकिस्तान हमारा मुल्क है ना ये, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट होना चाहिए। ये था फाइलर और नॉन फाइलर का बेसिक डिफरेंस और कुछ एग्जांपल्स। बिल्कुल। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो, अब जिस तरह मेरे सामने एक आ रहा है कि इज देयर स्लैब्स फॉर विद होल्डिंग टैक्स पेमेंट। अच्छा जी, हामिद साहब ने बल्कि ये पूछा है, विद होल्डिंग टैक्स बेसिकली डिफरेंट किस्म की, हर जगह पर सर्विसेज पर डिफरेंट अप्लाई होता है। और दूसरी कैटेगरी, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं हामिद साहब, ये जो आपका क्वेश्चन आया। तो ऑब्वियसली वो केस टू केस वेरी करता है। हमारे पास तो पूरी एक शीट होती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, ये डिक्लेयर होता है। तो वो जो स्पेसिफिक केस होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि जी हाँ जी, ये जो है लागू होता है विद होल्डिंग टैक्स। और स्लैब्स की बात की, स्लैब्स में थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइट कर दूं, ये स्लैब्स होते हैं इनकम टैक्स के। मसलन मसलन 6 लाख सालाना इनकम है आज की डेट में जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। वो सैलरीड इनकम है या बिजनेस इनकम है, वो जो भी इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है या बिजनेस, 6 लाख तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि जीरो टैक्स है। एनुअल की बात कर रहा हूँ मैं। अब उसके अलावा उससे ऊपर जाते जाएंगे तो वो डिफरेंट स्लैब्स हैं। 5% बढ़ता जाएगा, फिर 12.5, मतलब वो डिफरेंट स्लैब्स हैं। अब वो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉल करेगा किस स्लैब रेट में आता है। और इसी तरह ही विद होल्डिंग टैक्स का भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सर्विस सेक्टर का अलहदा है, दूसरा पैकेजेस, पेपर एंड पैकेज, विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनके अकॉर्डिंगली होते हैं उनके रेट्स भी। जी आपने आपने काफी इंटरेस्टिंग बात कही है शुरू में, वो ये है कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो है ना, वो या तो एक साइड से या दूसरे साइड से लोग टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। या अगर वो बिल्कुल फाइलर ना हो, ज्यादा करके फाइलर होकर डॉक्यूमेंटेड होकर जो है वो बेशक कम कर रहे होते हैं, बट आइदर वे दे स्टिल पेइंग द टैक्सेस। बिल्कुल। और एक मजे की बात ये है, ये ना लोगों को आई थिंक सो कि थोड़ी सी अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस कहूँगा, वो ये समझते हैं कि जी अगर हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो पता नहीं कितने को टैक्स हमें जो है वो देने पड़ जाएंगे। हालांकि फ़ायदा हो रहा होता है आपको, जब आप फाइलर होते हैं तो आपको बेनिफिट हो रहा होता है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सबसे कि भई आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक व्हाइट मनी अर्न कर रहे हैं, तो आप उसको डिक्लेयर करें। आपको हर जगह पर फ़ायदा होगा, हर जगह पर। जब मैं हर जगह कह रहा हूँ, तो हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, हर किसी बाहर के मुल्क जाने के लिए वीज़ा, एवरीवेयर। बिल्कुल। इन एक्स्ट्रा डिटेल्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली जिक्र करेंगे, जिस तरह आपने बाकी बोला ना, जिस तरह वीजा हो गया एंड बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे जो डिफरेंट जगह हैं, इनके ऊपर हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अभी जिस तरह हम लोगों ने इंडिविजुअल की बात की है, अगर अब हम कंपनी के साइड पे बात करें, तो ऐसी कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में हम रजिस्टर कर सकते हैं और उनके सर्टेन बेनिफिट्स क्या हैं? जी। अच्छा, अब कंपनी से पहले मैं 2 नाम ले रहा हूँ, एक एफबीआर और एक एससीसीपी, ठीक है? एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एससीसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, राइट? एफबीआर में बड़ा सिंपल है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप, जो भी आप सिंपल आपको सूट करता है। मसलन अगर इंडिविजुअल है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ चला जाएगा, एओपी की तरफ चला जाएगा। अगर 2-4 लोग हैं तो वो पार्टनरशिप की तरफ चले जाएंगे। ये सब एफबीआर में रजिस्टर होता है, ठीक है? उसके बाद एससीसीपी, एससीसीपी में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड,
प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, ये 2 अदारों के मैंने आपको बताए और एफबीआर के भी कैटेगरीज बताई, एसईसीपी की भी कैटेगरीज बताई। लेकिन ये याद रखें, जो एसईसीपी में कंपनी रजिस्टर होती है, वो साथ एफबीआर में ऑटोमेटिकली रजिस्टर होती है, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करनी है और वो एफबीआर भी करनी है। ठीक है। अच्छा, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का क्या मतलब है? सिंगल मेंबर कंपनी। बिल्कुल। और प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। और पब्लिक लिमिटेड ये जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं आपके स्टॉक मार्केट वगैरह में। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊंगा बेनिफिट का, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बेनिफिट बताने लगा हूं। टेक्निकल पॉइंट है, जरा गौर कीजिएगा। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने एक एफबीआर में कंपनी रजिस्टर की एज अ सोल प्रोप्राइटर। हम्म। ठीक है। अच्छा, मैं ही एक दूसरा इंडिविजुअल है, उसने एससीसीपी में कंपनी रजिस्टर की एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। दोनों सिंगल मेंबर कंपनी है ना। सवाल इधर ये बनता है कि मैं जब एफबीआर में भी ये काम कर सकता हूँ तो एससीसीपी में क्यों जा रहा हूँ? उसके बिल्कुल। कंप्लायंसेस भी ज्यादा हैं, टेक्निकलिटीज ज्यादा हैं, क्यों जा रहा हूँ? अंडरस्टैंड कीजिएगा, एफबीआर में किसी भी किस्म की कोई लीगल मैटर्स या कोई भी जिम्मेदारी है, वो किसके ऊपर है? वो मेरे ऊपर है। मेरी कंपनी का नाम डेटलिक्स है, वो डेटलिक्स के ऊपर नहीं है, वो जिम्मेदारी अबू बकर चौधरी के ऊपर है। जब आप एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर लेंगे तो वो जिम्मेदारी डेटलिक्स के ऊपर आएगी, अबू बकर चौधरी के ऊपर नहीं आएगी। ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। जो लोग बड़े बिजनेसेस की तरफ जाते हैं या जिन्होंने बी टू बी और आगे फ्यूचर में प्लान्स होते हैं, वो यही काम करते हैं कि वो एससीसीपी की, ताकि लीगल मैटर से हटे रहें पर्सनल लेवल पर। जितने हम्म। एसेट्स, कोई बैंकरप्सी, कुछ भी, वो सिर्फ कंपनी होगी, आप नहीं होगी। सबसे बेनिफिट जो है वो यही है अगर आप एससीसीपी में कंपनी रजिस्टर करते हैं तो। बाकी टैक्सेस बिल्कुल अलहदा हैं, टैक्सेस के तो मैटर्स ही अलहदा हैं। एफपीआर में आपको कम टैक्सेस में मैनेज कर सकते हैं, एससीसीपी की अलहदा से रेगुलरिटीज हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बैंक्स के ऊपर अब 45% टैक्स लागू कर दिया हुआ है, एसएमसी पर आज की डेट में 21% है। और जो दूसरी कंपनीज हैं लार्ज साइज जो होती हैं, बड़ी कंपनीज, उन पर 35% है। तो ये वेरी करता रहता है, ईयर टू ईयर जो है नए रेगुलेशन आती रहती हैं। तो टैक्सेस का तो है, लेकिन आप बेनिफिट देखें क्या है। बिल्कुल। और एक एक चीज और, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में फ्रीलांसर्स, आईटी कंपनीज ज़्यादा हैं, उनके इतने टैक्सेस नहीं हैं, उनका तरीका है। तो आप चलें क्वेश्चन कीजिए, अगर ये बात होती है तो मैं इसको ज़रूर हाईलाइट करूंगा कि ये कैसे बचाया जा सकता है। बिल्कुल। जो अभी आपने बात की ना, अगर मैं उसको थोड़ा सा सम अप करूं एंड आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने सही चीज बोली है ये नहीं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल एसएमसी कंपनी जो कि सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो फॉर्म करते हैं, तो वो कंपनी हमारे लिए एज अ शील्ड प्रेजेंट कर रही होती है, हमें लाइबिलिटी से बचा रही होती है, ताकि अगर आज़ाद कोई कर भी रही है। लीगल इश्यूज होती है तो वो सारे के सारे कंपनीज जो है वो उसे एज अ शील्ड ट्रीट करें, ताकि एक इंडिविजुअल मेंबर जो है वो उससे सेव हो सके। करेक्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसको आप और आसान अल्फाज में, लेमैन लैंग्वेज में कह दें तो, जी मेरे ऊपर कर्जा आ गया 1 करोड़ रुपए का, एफबीआर में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, कर्जा चढ़ गया जी 1 करोड़ रुपए का, तो भाई मेरे नाम पे जितने एसेट्स हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, वो उसी में जाएगा। ठीक है। अच्छा, यही कर्जा आ गया एसएमसी के ऊपर, ठीक है, तो भाई जो कंपनी के अंडर एसेट्स हैं ना, सिर्फ वो जाएंगे, मेरे पर्सनल एसेट्स सेफ। हम्म। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ये। सो अगर किसी ने एसएमसी कंपनी जो कि फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी खोलना जा रहा है और वो सिंगल एंटिटी है और वो कंपनी खोल रहा है, तो एक सबसे आसान प्रोसेस अगर हम देखा जाए तो वो आसान प्रोसेस क्या है? किस तरीके से वो खोल सकते हैं? वो खुद कर सकते हैं या उन्हें कोई लेट्स से कि कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि लीगल एडवाइजर हो उनको कंपनीज फॉर्म करने के अराउंड? ये डिफरेंस बताइए जरा। अच्छा, अहमद, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। इससे पहले हम ये पॉइंट ज़रूर हाईलाइट करना चाहेंगे कि जी क्यों रजिस्टर करनी चाहिए कंपनी, बिजनेस रजिस्टर ही क्यों करना चाहिए? हम्म। लोग इधर कंपनीज रजिस्टर नहीं करते, बिजनेस रजिस्टर नहीं करते और अपना काम करते रहते हैं। 6 साल 5 साल काम करने के बाद जब किसी इस्टेब्लिश जगह पर चले जाते हैं और उनको ख्याल आता है कि हाँ जी अब मैंने इसको बनाना है, को पता लगता है ऑलरेडी आपके नाम से कंपनी रजिस्टर है, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है। आपका लोगो ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क कर चुका है, आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए, इनिशियल लेवल पर ये काम करना बेहतर है या 5 साल बाद आपको या तो उसको अच्छे खासे पैसे दे के बाय करना पड़ेगा,
या फिर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ऑफ कोर्स तो इनिशियल ये लेवल पे। सबसे हाँ जी, मेन रीज़न यही है कि जी आप बिज़नेस और दूसरी बात बिज़नेस रजिस्टर करेंगे तो आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन होगा, जब बिज़नेस बैंक अकाउंट होगा तो आप बी टू बी किसी एस्टेब्लिश कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, कोलैबोरेट कर सकेंगे, बड़े लेवल पर बिज़नेस कर सकेंगे। आप मुझे बताएँ ना, मैं आपको कहूँ भी मेरे अकाउंट में आप भेजें 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करनी है, आप मेरे अकाउंट में भेजेंगे या दूसरा बंदा आपसे कहे भई ये कंपनी का अकाउंट है, तो कंपनी के अकाउंट में भेजें। ऑब्वियसली आप कंपनी के अकाउंट में मोस्ट लाइकली भेजेंगे। कंपनी, यस। बिल्कुल, तो ये रीज़न है कि क्यों करनी चाहिए। अब आपका जो सवाल था कि जी किसी लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। अच्छा, मैं बड़ा ओपनली कहूँ, हालाँकि हम इस फील्ड में हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप रिसर्च करना जानते हैं और आपको क्यूरियोसिटी है नई चीज़ें लर्न करने का, तो यकीन करें ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? एफबीआर की हद तक, बिल्कुल। आई रिपीट एफबीआर की हद तक। जब बात आ जाती है एसईसीपी की, उसमें आपको डेफ़िनेटली किसी न किसी की कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है। क्यों? उसमें एक स्टेप नहीं है, कंपनी रजिस्टर होगी, नहीं। उसमें कंपनी रजिस्टर होने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं। एसईसीपी कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपको 45 डेज़ का टाइम देता है। कुछ चीज़ें हैं वो 30 डेज़ के अंदर करनी होती हैं, कुछ चीज़ें 45 डेज़ के अंदर करनी होती हैं। अब मैंने ये पॉइंट क्यों हाइलाइट किया 45 डेज़ और 30 डेज़ वाला? लास्ट वीक जो है एक केस हमने परस्यू किया, उसने कंपनी तो रजिस्टर करवा ली। अच्छा, इसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है कि कंसल्टेंट या आपका लीगल एडवाइज़र कितना सिंसियर है, ये कितना जानता है इस काम को। आप मार्केट में चेक करें तो कंपनी रजिस्टर होगी जी, ठीक है जी, इतने चार्जेज़ में कंपनी रजिस्टर होगी। भई कंपनी रजिस्टर हो गई है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, वो उस बंदे को तो नहीं पता ना यार, अगर पता होता तो वो आपके पास क्यों आता? वो आपका काम है एग्जैक्टली। बताना, ठीक है? अच्छा, अब कंपनी रजिस्टर हो गई, कंपनी रजिस्टर होने के बाद कुछ फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मैं चलिए नाम ले लेता हूँ, फॉर्म 1, फॉर्म 45। अगर कोई कंपनी रजिस्टर कराए भी तो उसको कम से कम ये पता हो कि भई ये फॉर्म हमने 30 डेज़, 45 डेज़ के अंदर-अंदर करने हैं। आप नहीं करेंगे ना, तो सर एससीसीपी आपको लीगल नोटिस भेज देगा, पेनल्टी डाल देगा, ठीक है? अब ये केसेज़ ये लास्ट वीक हमने एक केस किया, उसमें उसको पेनल्टी पड़ी हुई। उस हम्म। बंदे को नहीं था पता जिसकी वो कंपनी थी। अब वो किसी दूसरे कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप के लिए जा रहा था। जैसे ही उसका नाम डला तो एससीसीपी ने उसको रिजेक्शन भेज दी। ऑब्जेक्शन लगा के भई आपके ऊपर ये पेनल्टी है 50,000 की, आप ये पहले पे कीजिए, क्लियर कीजिए। तो इसीलिए आपका कंसल्टेंट और लीगल एडवाइज़र एक तो सिंसियर हो और पूरी बात बताने वाला हो। आप ओपनली बताएँ कि भई ये तो कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपके ये मामलात भी हैं। फॉर्म 1, फॉर्म 45, इसमें आपका एक ऑडिटर होता है, वो भी अपनी सब्सक्रिप्शन सर्टिफ़िकेट का लेटर देता है। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करनी और ये कौन करेगा? ऑब्वियसली आपसे खुद खुद तो नहीं कर सकते, ना ही आपको खुद को पता है ये, कोई कंसल्टेंट करे या कोई लीगल एडवाइज़र करे। तो बिल्कुल। आप इन मसलों से बच सकते हैं। इसीलिए किसी अच्छे कंसल्टेंट से या किसी लीगल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल बेस्ट। थोड़ी-सी अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, एक ड्यू डिलिजेंस होती है जो कि साथ करनी चाहिए। अ, एग्ज़ैक्टली। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस साथ में चैट में आ रहे हैं एंड हम लोग सब बारी-बारी उन सबके ऊपर आएँगे जैसे ही हम कन्वर्सेशन के ऊपर साथ-साथ जाते रहेंगे, बिकॉज़ ये कन्वर्सेशन काफ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग है। काफ़ी हुँ, हुँ, डिफरेंट हुँ, एलिमेंट्स हुँ। के अराउंड। अ, इसके अंदर एक और मेन इम्पोर्टेंट, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे थे कि जो आईटी के जो बिज़नेसेस होते हैं मेनली, उनके अंदर राइट, उनका टैक्स काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट ऑफ रिड्यूस्ड हो जाता है कंपेयर टू बाकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के। तो इसके ऊपर आप थोड़ा एग्ज़ैक्टली। हाइलाइट करेंगे ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चले कि किस वजह से रिड्यूस होता है, क्या रीज़न है, ताकि फिर हम इससे आगे जो है वो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करें। अच्छा, मैं इसको ना कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करता हूँ। मतलब ओके। मैं कह देता हूँ फ्रीलांसर्स भी इसी कैटेगरी में, फॉरेन इनकम भी इसी कैटेगरी में, एक्सपोर्ट सर्विसेज़ भी इसी कैटेगरी में और रेमिटेंसेस भी इसी कैटेगरी में, राइट? ओके। जो भी पैसा बाहर से आ रहा है, ठीक है? सबसे पहले रेमिटेंसेस। रेमिटेंस का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लें। रेमिटेंस का मतलब ये है कि मेरा भाई इस वक़्त अगर यूके में है, वो मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ पैसे भेजेगा तो वो मेरी रेमिटेंस है। उसके ऊपर आज की डेट में जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं 0% टैक्स है। ठीक है जी? हुँ। रेमिटेंस क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाएँ फ्रीलांसर्स, ठीक है? फ्रीलांसर मेरे नज़र से वैसे एक वीडियो गुज़री, चलिए मैं ये बाद में बताता हूँ। फ्रीलांसर्स हैं, वो भी बाहर से पैसा ला रहे हैं।
अच्छा फ्रीलांसर कोई इधर से भी काम कर रहा है तो वो ये ना कहे कि जी मैं पाकिस्तान में किसी को फ्रीलांस सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं भी इसी कैटेगरी में आऊंगा। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो बाहर से पैसा ला रहा है, ठीक है। बिल्कुल। अगर वो नॉन फाइलर है, अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर 2% टैक्स है, राइट। वो जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तभी बैंक डिडक्ट कर लेगा, राइट। अगर आप फाइलर हैं तो 1% टैक्स है, वो जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे बैंक डिडक्ट कर लेगा, राइट। अगर आपने अपने आप को पीसब के साथ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर किया होगा तो वो 0.25% है, एग्जैक्टली। राइट। अच्छा, यही चीज लागू होती है एक्सपोर्ट सर्विसेज पर भी। वो आप एक कंपनी है या कोई भी है, लेकिन इसमें कंपनी के कैटेगरी में एक विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वो टोटल बनेगा 4.5 और प्लस 5.5%। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ये बिल्कुल वैल्यूज चेंज भी होती हैं, एवरी ईयर इनके नए रेट्स आते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये सीन है, और दूसरा केस टू केस भी ये वेरी करेगा कि ये एक्सपोर्ट सर्विस तो हैं। अब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, फिजिकल चीजें जा रही हैं, तो वो एक अलहदा कैटेगरी वो है, एक उसको डिफरेंट आप एलिमेंट ना आ हम। जाता है। हाँ जी, हम आईटी की बात करें। अच्छा, एक आती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम अगर आपको बाहर मतलब रिमोट जॉब आप कर रहे हैं, राइट, किसी कंपनी के साथ, फॉरेन कंपनी के साथ, वो आपको जो सैलरी भेज रही है टैक्स डिडक्ट करने के बाद वहां पर, तो पाकिस्तान में 0% टैक्स है। हम्म। अगर कंपनी टैक्स डिडक्शन के बगैर आपको फुल सैलरी भेज रही है, ठीक है, तो फिर आप पर पाकिस्तान का जो टैक्स रेट है, जो स्लैब्स के रेट हैं, वो लागू होंगे। लेकिन अब मैं इधर बात करूंगा वही जो पहले एग्जांपल देने लगा था कि एक वीडियो गुजरी, फ्रीलांसर था ना, मैं उस बंदे का नाम लेता हूँ ना, कुछ उसका कहीं टैक्स बन रहा था, जितना भी बन रहा था उसका, उसने कहा जी बैंक ने नहीं काटा। दो चार पांच जितने भी कंसल्टेंट्स के पास गया, उन्होंने अपने अपने तरीके बताए कि भाई ये तरीका है, ऐसे आपका टैक्स बच सकता है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन वो ज्यादा समझदार था, उसने कहा जी मेरा टैक्स बन रहा है तो मैंने पे करना। मैंने कहा ठीक है। वो फिर किसी एक कंपनी के पास गया, उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, ये आपका टैक्स बन रहा है, 50-55 हज़ार जितना भी बन रहा था, ये आप पे करें, ये लें चलान, और ये हमारे सर्विस चार्जेस हैं। अच्छा, वो फ्रीलांसर बड़ा खुश हुआ, उसने अपने यूट्यूब पे बड़ी वीडियो बनाई है जी कि कंसल्टेंट्स को पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई मेरे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर बेशुमार तरीके हैं टैक्स को बचाने के। एक होती है टैक्स अवेजन, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स को अवॉइड करने के बहुत से तरीके हैं। आप एक सर्विसेज दे रहे हैं, सर ये हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, हम ये लाइट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये एक्सपेंस है, बिल्कुल। इसके टैक्सीज हैं। इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर टैक्सीज हैं। ये सब क्लेमेबल होते हैं, रिफंडेबल होते हैं, तो आप इनको क्लेम कर सकते हैं। ये तरीके होते हैं टैक्स को बचाने के। एनीवेज, वो जो फॉरेन इनकम वाली बात है वो ये है कि अगर आपका टैक्स वो नहीं काट रहा ना, कंपनी उधर नहीं काट रही, तो पाकिस्तान में आपकी फॉरेन इनकम पर जितना भी टैक्स लगता है उसको बचाया जा सकता है लीगल वेज। वो ऑब्वियसली जब केस आता है फिर उसकी डिस्कशन के बाद जो है उसको मैनेज किया जाता है, ये चीज है। सही। तो कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। फ्रीलांसर, फॉरेन इनकम, एक्सपोर्ट सर्विसेज, रेमिटेंस, 1%, 2%, 0.25%, ये सारी कैटेगरीज डिफाइन की। इसके अलावा अगर इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइए। एक कॉमन क्वेश्चन जो मैंने अभी देखा है काफी, जो चैट्स में भी गुजर के गया, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी ने बाहर यूएस में कंपनी फॉर्म की है एंड देन वो यूएस में टैक्सेस पे कर रहा है, देन पाकिस्तान में टैक्स एग्जेम्पशन है कि नहीं? अच्छा जी, ये एक लॉ है, फेटका बोलते हैं, क्या है इसको, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ठीक है, फेटका। अगर तो आप यूएस, ये बेसिकली एक फॉर्म भी होता है, ओके। उधर टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर तो सर आप इधर टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि डेफिनेट आंसर इधर देना मुनासिब नहीं है। ये जो स्पेसिफिक केस है ना, वो आए कि अच्छा जी आपका टैक्स बन रहा है लाख, मिसाल ले रहा हूं मैं, 1 लाख बन रहा है, यार आप 50,000 टैक्स दे रहे हैं, तो 50,000 किधर जा रहा है? तो
इसीलिए मैं फौरन से ये कह दूं कि नहीं बिल्कुल टैक्स नहीं है। और यार अब आपका केस देख के पता चलेगा कि भाई हाँ जी आप पर लागू होता है या नहीं होता, या लागू होता भी है तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। ये मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम कुछ ऐसे पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस होंगे तो उनको कोशिश करेंगे कि मैनेज यानी कि किया जा काफी सके। केसेस जी, यानी कि काफी केसेस जो है वो वेरी भी करते हैं, बट अगर हम बिल्कुल। एक ओवरव्यू के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो इस तरीके से है कि काफी ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर अगर आप यूएस इस तरह की कंट्रीज में आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तो एग्जाम्पशन एट जी, सर्टेन जी, पॉइंट हो जाती है पाकिस्तान में। बिल्कुल, 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 एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वो मैंने आपको एक एक्ट बताया ना फेट का, क्या है वो? बिल्कुल। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जो है, फेट का शॉर्ट फॉर्म है उसकी। सही सही बेस्ट। जी, अच्छा, जी। जब हम लोग टैक्स रिटर्न्स के अराउंड बात करते हैं स्पेशली पाकिस्तान में, ट्रैवल के ट्रैवल के लिए जो है वो टैक्स रिटर्न एक काफी पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है जो कि नॉर्मली यूज हो रहा होता है कि ये दिखाने के लिए कि आप कितने स्टेबल हैं, कितने आप अपने कंट्री के पैट्रियट हैं, क्योंकि ये बहुत एक क्लोज पॉइंट होता है उनकी नज़र में जिसकी केस पे वो काफी वीजाज अप्रूव और डिनाई भी कर रहे होते हैं। सो आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है टैक्स रिटर्न्स की फॉर फॉर वीजाज बाकी कंट्रीज के? सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ना ये जो आपको फाइलर, नॉन फाइलर में फ़र्क और उसके बेनिफिट्स बताया ना, उसमें मेन पॉइंट एक ये भी लिखा हुआ था कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग है ना, वो इसकी बेस पर होती है। देखें, आप सैलरी स्लिप्स वग़ैरह लगाते हैं, ठीक है, लेकिन आप लॉयल कितने हैं अपने कंट्री के साथ, हम्म। ये बहुत मैटर करता है। मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ, आप इसमें इंग्लैंड में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, मैं इस वक़्त पाकिस्तान में हूँ, मैंने आपके कंट्री में आना है। मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे आप, सब कुछ देखेंगे, मेडिकल सर्टिफ़िकेट देखेंगे, पुलिस करेक्टर सर्टिफ़िकेट, मेरी सैलरी, मेरा बिज़नेस, सब कुछ देखेंगे। ये भी देखेंगे कि भई आप अपने कंट्री के साथ कितने लॉयल हैं। क्या आप अपने कंट्री में टैक्सेस पे कर रहे हैं? कर रहे हैं तो क्या रिटर्न फाइल कर रहे हैं? अगर आप वहाँ नहीं कर रहे, तो मैं तो आपके लिए एक गैर हूँ। समझ रहे हैं बात बिल्कुल। मेरी? जब वहाँ पर अपने मुल्क में नहीं कुछ कर रहे, तो मेरे पास आके क्या करेंगे? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एनटीएन रजिस्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सीएनएसई बना हुआ है, 18 से 20 साल उम्र हो गई आपकी, इनकम आपकी स्टार्ट हो गई, पहला काम करें सर अपना जाके एनटीएन रजिस्टर करें, ठीक है? अगर आपकी सैलरी 6 लाख से नीचे है आज की डेट में, 0% टैक्स है। अगर आपकी सैलरी 0 है, भाईजान जॉब चली गई, नहीं है, कुछ भी नहीं है, निल की रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करें। हम्म। फ़ायदा सिर्फ़ आप अपना नहीं करेंगे, सर मुल्क का भी फ़ायदा कर रहे हैं। कैसे फ़ायदा कर रहे हैं? हम अक्सर अगर कोई न्यूज़ को गौर करता है, देखता है, बिज़नेस रिकॉर्डर या कोई भी इस तरह के ट्रिब्यून वगैरह पढ़ता है या फ़ॉलो करता है, यार आईएमएफ आता है, इधर आता है, हमसे आके डिबेट करता है, एफबीआर क्या रिकॉर्ड देगा उसको? एफबीआर वही रिकॉर्ड देगा ना जो कि रिटर्न्स फ़ाइल की होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वही रिकॉर्ड देगा ना जो पैसे आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांज़ैक्ट किए हैं इधर-उधर, ठीक है? अब आप देखें यार हमारे हमसाया मुल्क ने क्या किया, बड़ा बेहतरीन काम किया है हमारे हमसाया मुल्क ने। ये छोटी-छोटी शॉप्स के ऊपर भी वो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल और मर्चेंट्स वगैरह लगा दिए। यार कितना बेनिफिट है कंट्री के लिए भी। एक तो आपके लिए कितनी आसानी है भाईजान, कैश लेके बजाने की बजाय सुकून से आपने स्वाइप किया और उसको कैशलेस कर क्यूआर दिया कोड। ऑलमोस्ट। हाँ जी, और मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है। मुल्क को भी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर सब कुछ आ रहा है, पता चल रहा है अच्छा यार ये सारा सिनेरियो है। हमारे भी करेक्ट। पाकिस्तान में होना चाहिए, हमारे भी पाकिस्तान में होना चाहिए। और इज़ी पैसा और दुकान आई थिंक सो इन्होंने कोलैबोरेट किया है इस काम के लिए, और मैं बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि उन्होंने ये कोशिश स्टार्ट कर दी है। अच्छा, दूसरी जो बात है ना कि वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत, आपका जो सवाल था कि जी फ़ायदा है या नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा और ज़िम्मेदारी से जो है ना इस डॉक्यूमेंट को करना चाहिए। इसी की बेस पर तो यार आपको पता लगता है कि आपका बिज़नेस स्टेबल कितना है, कितना प्रॉफ़िट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, या आपकी सैलरी कितनी है। तो वीज़ा ऑफ़िसर के लिए बड़ा आसान होता है आपके रिटर्न देख के, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सिर्फ़ वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए नहीं सर, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप के लिए चले जाएँ, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप के लिए चले जाएँ, या किसी भी इस अदारे के लिए चले जाएँ, तो आपको रिटर्न चाहिए होती है, वो रिटर्न माँगते हैं। उसके बगैर तो सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, रिन्यूअल नहीं हो सकती आपके रिटर्न्स के बगैर। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हामिद जी साहब जी। का एक सवाल आया है, बट देन एससीसीपी आई डोंट क्या है ये? एससीसीपी कंपनीज़ विथ लॉट्स ऑफ कंप्लायंसेस फॉर ऑल। अच्छा जी, बिल्कुल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, प्राइवेट लिमिटेड है ना जो,
उसके लिए तो कंप्लाइंसेस हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ नोट कीजिए कि एससीसीपी ने क्लियर कट कुछ फिगर्स दी हैं, ठीक है? मतलब 30 मिलियन से ऊपर का होगा तो आपको ऑडिटर चाहिए, 10 लाख से ऊपर का पेड अप है तो आपको ऑडिटर चाहिए, 10 लाख से नीचे है तो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट खत्म कर। अब तो बहुत ईज़ी कर दिया हुआ है। ये जो मुश्किलात थी ना, ये आज से 5 साल पहले हम अगर कहते, फिर हम कहते यार हाँ जी बहुत मसले थे, लेकिन अब एससीसीपी ने बहुत ही रिलैक्सेशन दे दी है। मिसाल के तौर पर एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी, उसके लिए 75 मिलियन से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर था देन आपको ऑडिटर चाहिए। तो हम्म। देखें ये तो उन्होंने कितनी आसानी कर दी हुई है। और एनुअल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं चाहिए एसएमसी को, सिंगल मेंबर कंपनी को, इस अगर टर्नओवर से नीचे उसकी इनकम है तो ये बड़ी एक टर्नओवर है। तो अगर आप ऑब्वियसली जाएंगे इसकी डिटेल कंप्लायंसेस में, तो वो प्राइवेट लिमिटेड की ज़्यादा है, एसएमसी की कम है, और कम उसके है। ऊपर भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, कुछ अमाउंट्स हैं और वो बहुत रिलैक्स्ड अमाउंट है, मैं ये समझता हूँ। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि लिस्टेड हैं, सिस्टम्स, नेटसोल और एमएनसी। वजन क्यों नहीं है कोई और? अब आपको पता है पहले ही, आज से ये 10-20 साल पहले कितना मुश्किल था स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना कंपनी। अब तो एससीसीपी ने कहा है भाईजान सिर्फ 5 लोग मिलो, 50-50 लाख लेकर आओ, 2.5 करोड़ पे से आप कंपनी लिस्ट कर लो। कितना बेनिफिट है, लेकिन लोग नहीं करते। तो क्या आपके ख्याल में एक कंपनी नहीं है जो 2.5 करोड़ में कमा रही होगी एनुअल? यार बेतहाशा होंगी कंपनीज जो कमा रही हैं, बिल्कुल। बाहर सर्विस देती हैं और कमा रही हैं, लेकिन इस तरफ नहीं कोई आता। यार इस तरफ आएंगे तो मुल्क का फायदा होगा ना, कंपनी का भी फायदा होगा। मैं हूं, मैंने एक शेयर परचेज करना है, मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर प्रो का मैंने शेयर परचेज करना है, मैं कैसे करूंगा? वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी तो मैं उसका शेयर परचेज करूंगा, मैं उसका शेयर होल्डर हो जाऊंगा। मेरे पैसे किसको गए? सॉफ्टवेयर प्रो को गए ना। उनको भी बेनिफिट, मुझे भी बेनिफिट, कंट्री को भी बेनिफिट। तो इसीलिए हमें पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की तरफ भी जाना चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी ये वसाइल हैं और वो जा सकते हैं, उनको जरूर जाना चाहिए। अभी सिर्फ 3 मेजर नाम लिए मैंने, इसके अलावा छोटी मोटी हैं उनका फायदा कोई नहीं है। तो ये 3 मेजर हैं, जरूर जो है बिल्कुल। जो इस तरफ जा सके उनको जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है अभी, 2.5 करोड़ कुछ भी नहीं है यार, 5 लोग मिलकर कंपनी लिस्ट करवा सकते हैं। अभी ना एक इसी के अराउंड क्वेश्चन एक आया हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि ज्यादातर लोग फिर कंपनीज लिस्ट करती क्यों नहीं है पब्लिक ट्रेडेड ओवरऑल एक्सचेंजेस पे? पब्लिक लिस्टेड क्यों नहीं जी। करते? यही तो हमारा क्वेश्चन है ना, यही तो क्वेश्चन है, यही तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की तरफ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते? या तो अवेयरनेस की कमी है, या फिर कोई और इश्यूज हो सकते हैं उनके, कि जी कंप्लायंस से बचना है। देखें जी, बड़ा सोचने के लिए आपको ये छोटी मोटी चीजें साइड पे करनी पड़ती हैं। अगर आपने ग्रो करना है, अब बिलियंस का, पता नहीं कितने बिलियंस का इनका जो है वॉल्यूम है, ये जो मैंने जिनकी कंपनीज की बात की है, नेट सोल जिनके मैंने सिस्टम नाम लिए, एक्सेट्रा। सिस्टम्स और एनसी, सबसे ज्यादा सिस्टम्स का। तो यार ये देखें ये कैसे आया, तो ये किसी को तो फैसला, उन्होंने फैसला लिया, उनके पास इन्वेस्टर्स थे, मिले लोग और उन्होंने लिस्ट की। तो इसी तरह ही अगर अ, कोई अपना इंटरेस्ट शो करे इस तरफ, तो उसको जरूर जाना चाहिए, फायदा है, सबके लिए फायदा है। और दूसरा, एसएमसी बिल्कुल। क्यों नहीं करते, प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं करते? यार मैं तो सिंपल कहूंगा, एक मैंने जो नोट किया वो है लैक ऑफ अवेयरनेस है, और दूसरा पता नहीं क्या है, छुपा लें बस, पता ना चले ये ना हो। ऐसा हालांकि कुछ नहीं है, फायदे या तो नहीं पता, या तो एक चीज करके नहीं देखी, आई डोंट नो क्या इशू है। लेकिन आई थिंक एक मैं आपको बताऊं, जी जी। एक एक चीज बताऊं मैंने ये नोट की है, क्योंकि हमारा तो बेसिकली काम यही है। हमारे पास जो बंदा आएगा ना, जिसने इंडस्ट्री में 10 से 15 साल काम किया है, मिसाल के तौर पर अगर वो बैंकर रहा है 15 साल, अब उसने वो सारा खत्म करके अपनी कंपनी बनाई है, कोई कंसल्टेंसी कंपनी है कुछ भी, वो कभी भी एफबीआर में कंपनी नहीं रजिस्टर करता। उसको पता होता है, वो कहता है भैया उसमें एससीसीपी में कंपनी रजिस्टर करनी है, अब एसएमसी करूं या प्राइवेट लिमिटेड करूं, ये आप बताएं। और फिर ऑब्वियसली हम उसको चीजें बताते हैं, एसएमसी के ये फायदे हैं, प्राइवेट लिमिटेड के ये हैं, वो फैसला ले लेता है। लेकिन जो 22, 25, 26 साल का लड़का है ना, या मतलब इंडिविजुअल है, यार उसको ये चीज नहीं पता, उसको तो हम्म। एसएससीपी का नहीं पता। अगर पता भी है तो वो एफबीआर में, मतलब
बात समझ रहे हो जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अवेयरनेस का चीज। बहुत बड़ा एक इशू है कि ज्यादातर जी, लोग जो है वो इन चीजों से अवेयर नहीं है कि अगर आप लेट्स से बिल्कुल कि अपने आप को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट में या उस तरह अपनी कंपनी के थ्रू, या अगर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, बजाय इसके कि एग्जैक्टली अगर आप सारे की सारी चीजें अपने पास होल्ड करके रख लें। एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने फ्रीलांसर्स हैं, मिसाल ले रहा हूं मैं, अब एक जी, फ्रीलांसर है, वो जितने पैसे कमा रहा है, अगर वो ज़ाहिर है वो उनको खर्च भी कर रहा है ना कहीं न कहीं। ऑफ कोर्स। आपको पता है कि अगर वो एफबीआर में फ्रीलांसर की बजाय अपने आप का एक बिज़नेस डिक्लेयर कर दे, कोई एक नाम रख ले अपनी, एक जो भी कोई नाम रख के उसको डिक्लेयर कर दे। सर जितने एक्सपेंस हैं, खाने-पीने का सब कुछ, वो सारे के सारे अपने बिज़नेस की अर्निंग में से लेस करके डिक्लेयर कर सकता है। यार ये बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बात ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए और थोड़ा-सा आना चाहिए इस तरफ पर कि हाँ जी, मैंने सिर्फ़ फ्रीलांसर नहीं रहना या मैंने इंडिविजुअल नहीं रहना, मैंने कंपनी की तरफ जाना है और सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है? तो सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कंपनी की तरफ जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पर कोई कंपनी नहीं ना कम्युनिकेट करेगी, किसी हद तक कम्युनिकेट करेगी ना। बी टू बी में जाने के लिए आपको कंपनी टू कंपनी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये या चीज़ें ये थोड़ी-सी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल अगर हम उस इस चीज को अंदाजा लगाएं, वो ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम लोग रूल्स के साथ प्ले करते हुए अपने आप को सेव करें बाकी डिफरेंट चीजों से। ना कि एग्ज़ैक्टली। ना कि ज्यादातर लोगों को जो मोस्टली ये फील हो रहा होता है कि ये हमारे लिए कोई इलीगल स्टेप ना हो। हम जिस तरह टैक्स इवेजन की बात हो रही थी इस टाइम पे, हम टैक्स जी, इवेड जी। नहीं करें, हम टैक्स अवॉइड करें बाय द रूल्स, बाय द प्ले बुक। बिल्कुल, करेक्ट। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पर मेरी एक सजेशन भी है। लेट्स से अक्सर मेरे क्वेश्चन आते हैं, यंग जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर ये पूछते हैं कि ये मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है। कुछ दिनों पहले अभी शायद हमारी कम्युनिटी में से ही किसी ने मेरे से पूछा था डायरेक्ट मुझे मैसेज करके कि जी मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो अ, कंपनी रजिस्टर करूँ, क्या करूँ? अच्छा, मेरी एक बड़ी सीधी-सी सजेशन है, आसान, सिंपल, मुश्किल नहीं करते हम। आपकी जो भी एज है, हम एज पर नहीं जाते, जो भी एक्सपीरियंस हम नहीं जाते। आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, एफबीआर में बिज़नेस अपना जो भी आप अपना नाम रखना चाह रहे हैं, उसको रजिस्टर कीजिए, उसका एनटीएन लीजिए, बिज़नेस अकाउंट पर बैंक खोलिए, वो जो आपने बिज़नेस अपना नाम, उस पर बैंक अकाउंट ओपन कीजिए बिज़नेस का। उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, उसकी ब्रांडिंग पर काम करें, ठीक है? उसकी मार्केटिंग पर काम करें, 3 से 6 महीने देखें। 3 से 6 महीने बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने इसी में कंटिन्यू करना है और मैं ग्रो कर रहा हूँ या ग्रो कर रही हूँ, तो भई मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एसएमसी की तरफ चले, ठीक है? अगर आप एसएमसी की तरफ नहीं जाना चाह रहे, इट्स ओके। आप अपना कम से कम ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लें, ठीक है? दूर की सोचें यार, 1 साल या 2 साल लाइफ का किसी को नहीं पता, लेकिन यार क्या पता अगर आपने आगे 80 साल ज़िंदा रहना हो और आपने ये बिज़नेस अगले 50 साल करना हो, फिर? तो बिल्कुल इसलिए एफपीआर का कोई भी बिज़नेस होगा, वो मैं भी ये नाम रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं। एससीसीपी में जो एक दफ़ा नाम रजिस्टर होगा, वो कोई नहीं रख सकता, वो सिर्फ़ आपका होगा, ठीक है? इसी तरह अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया, तो 10 साल के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया वो, आपका, ठीक है? कॉपीराइट 50 इयर्स के लिए होता है, उसको हम लाइफ टाइमिंग कंसीडर करते हैं। आज तक नहीं कभी केस आया रिन्यूअल का, 50 इयर्स बहुत होते हैं यार, बिल्कुल। ठीक? पॉइंट ये है कि ये काम आप ज़रूर करें अगर आप दूर की सोच रखते हैं तो। अगर आप बस ठीक है 6 महीने किया, 6 महीने बाद कुछ और देखेंगे। जिस तरह वो आजकल स्किल्स चल रहे हैं जी, मैं कैनवा पे काम कर लूँ, 2 महीने उस पे किया तो मैं राइटिंग कर लूँ चैट जीपीटी से, तो 6 महीने ये अगर यही सोच है तो वो तो फिर वो कैटेगरी आपकी डिफरेंट है। मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट भी उनके लिए नहीं है फिर। बिल्कुल। यानी कि अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म अप्रोच सोच रहा है और वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स को बार-बार नहीं देख रहा और वो उसे पता है कि यही उसका मेथड है, तो फिर तो वो डेफिनेटली कंपनी रजिस्टर करे। और मैंने पर्सनली जो है, जब मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की थी, आई थिंक 5 या 6 महीने बाद जब मैंने जो है वो कंपनी फॉर्म कर ली थी, एंड देन मुझे बाद में आगे जाते हुए रियलाइज हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लेट्स से गवर्नमेंट या बैंक्स या इस तरह के जो लोग मांग रहे होते हैं, आपकी कंपनी जो एसएससी पे रजिस्टर है वो सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रही होती है। यानी कि एग्ज़ैक्टली, आप किसी एग्ज़ैक्टली, स्टेप पे अटकते नहीं हो किसी भी चीज के अराउंड। एग्ज़ैक्टली। कुछ भी नहीं सर, सब कुछ। और अब मज़े की बात ये है एससीसीपी ने ऑनलाइन कर दिया होगा है। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात तो यार ये है कि ऑनलाइन कर दिया होगा और उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक और काम किया है कि ऑफ़लाइन की फ़ीस डबल रखी हुई है।
ऑनलाइन की फीस हाफ है, लोगों को पता नहीं, ये भी पता है कि नहीं पता। ऑफलाइन अगर आप मैनुअल जाके करेंगे तो वो डबल फीस पे करनी पड़ेगी। वो कहते हैं भैया बिल्कुल। आप क्यों चल के आए हैं जब आपको कहा जो है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो एसएससीपी भी अच्छा काम कर रहा है। मतलब मजे की बात ये है, मैं तो ये अक्सर हम आपस में बात भी कर रहे हो तो ये कहते हैं कि सबसे बेहतरीन अदारा जो हमें लगता है ना, एसएससीपी लगता है। हम्म। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें उधर से आंसर ना मिला हो। विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स हमें ईमेल पर भी रिस्पॉन्ड आता है, उनके मोबाइल पर कॉल करें, मतलब आंसर आता है, सपोर्ट उनकी काफी पॉजिटिव good है। आंसर आता है। करेक्ट। जी, बिल्कुल। तो हमें बड़ा पसंद है एसएससीपी जो है नहीं, इस बिल्कुल, ये मामले आप काफी काफी इंटरेस्टिंग बात की है। आई थिंक काफी ज्यादा इंसाइटफुल है काफी ज्यादा लोगों के लिए, स्पेशली अगर उन्होंने या तो सोचा हुआ था, बट अगेन वो एक एक थॉट होता है उनके माइंड में कि अगर हम लोग एक दफा गवर्नमेंट के रेडार के अंडर आ गए तो फिर क्या होगा। काफी ज्यादा थॉट्स इस चीज के अराउंड हो रहे होते हैं उनके। कुछ भी नहीं होगा यार, जो कुछ होगा आपके लिए फ़ायदा होगा, मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। सिर्फ़ इतनी बात याद रखिए और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं या ब्लैक मनी इधर-उधर कर रहे हैं यार, फिर तो ऑब्वियसली फिर तो ऑफ कोर्स। फिर तो फिर तो ऑप्शन नहीं। एक चीज मैं इसके ऊपर बिल्कुल। और पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि कुछ केसेस में जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोगों ने एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बनाया होता है कि जो उनकी इनकम होती है वर्सेस देयर इनकम टैक्सेस, राइट। उन केसेस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो देता हूँ। लेट्स से जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी की सैलरी जो है वो 6 लाख पर एनम के अंडर है तो वो टैक्स फ्री होता है, राइट। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उसने अपने आप को टैक्स फ्री कर लिया उस सिचुएशन में, बट ऑन द अदर साइड अमाउंट ज्यादा थी उनके बैंक अकाउंट में, लेकिन उन्होंने इस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई किया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं केओस क्रिएट करते हैं उस इंडिविजुअल के लिए। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कीजिएगा। ओपनली बताता हूँ इसका जवाब। जी जी। देखें, एफबीआर नोटिस इश्यू करता है, ठीक है? लेकिन ये नहीं होता कि आपने अगर एक काम किया है, तो लाज़िमन एफबीआर नोटिस इश्यू करेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत आबादी है यार, इतना जितने रजिस्टर्ड लोग हैं, एफबीआर हर एक का डाटा नहीं खोल-खोल के चेक करेगा, टाइम लगता ठीक है। है? बिल्कुल, ऑडिट में आपका नाम आ जाए तो आपको नोटिस इश्यू होता है, अगर आपके बैंक अकाउंट्स और रिटर्न वेरीफाई ना हो रही हो, क्रॉस चेक ना हो रही हो तो। दूसरा, एफबीआर के पास रिसोर्सेज़ कम हैं। हर साल सिविल सर्विसेज का इम्तिहान होता है, हर साल आईआरएस इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर 17वें स्केल का ऑफिसर होता है, सबसे ज़्यादा पोजीशन इसकी होती हैं, ठीक है? लोगों की ये प्रेफ़रेंस होती है 5वें छठे नंबर पर, टोटल 12 ग्रुप्स होते हैं सीएसएस में। 5वें छठे नंबर पर ये प्रेफ़र करते हैं, इनकी सीट्स बच जाती हैं। कहने से मुराद ये है कि लोग पब्लिक ज़्यादा है, एफबीआर के पास रिसोर्सेज़ कम हैं, कम है। तो बहुत कम होता है कि इस तरह केस खुले, लेकिन नोटिस आता है जब केस खुल जाए। दूसरी मैं चीज़ एक कहूँगा, हामिद साहब का ये अक्सर मैंने देखा भी है, कहते हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे तो भाईजान सिर्फ़ बिज़नेस में ही नहीं, लाइफ़ में भी हर जगह पर ही आप सच बोलें, अच्छा काम करें, फ़ायदे में रहेंगे, हम्म। ठीक है? जो एक तरीक़ाकार है, मिसाल के तौर पर, आप जो आपने बात की मैं थोड़ा-सा ज़रा उसको एक्सप्लेन कर दूँ ना, 6 लाख की बजाय आपकी सालाना तनख्वाह बन रही है 25 लाख, ठीक है? आखिर किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक? ऑफ कोर्स। वो कंपनी आपका टैक्स डिडक्ट करके आपको सैलरी दे रही है, ठीक है? वो जो डिडक्शन है ना, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो आप अपने रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं कोई टैक्स देना पड़ रहा भई, आप ऑलरेडी कटवा के सैलरी ले रहे हैं। ठीक है? अच्छा, इन केस आपको सैलरी मिल रही है अ, डिडक्शन के बगैर। पूरी यानी अब कि। इस हाँ जी, अब इसको कैसे करना है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझे फिर हम उनके केस डील करेंगे। अच्छा, थोड़ी-सी वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये हर चीज़ जो आप जिस तरह मोबाइल्स वगैरह, इंटरनेट वगैरह भी यूज़ करते हैं, इनके टैक्स सर्टिफ़िकेट्स भी होते हैं, डिविडेंड्स वगैरह इनके टैक्स सर्टिफ़िकेट्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं,
कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर कहीं आपका टैक्स बन रहा है तो यार उसको पे कीजिए, आपकी मतलब जिम्मेदारी है तो उसको पे कीजिए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स के लिए उस टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करें, जहाँ पर जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, करें। जहाँ पे नहीं कर बिल्कुल। सकते हम ओपनली बता देते हैं कि भई ये आपका टैक्स बन रहा है तो अब नहीं, ये ज़रूर आपने उसको पे काफ़ी कीजिए। काफ़ी वैल्यूएबल बात की। एक क्वेश्चन आया है, वो है, ओके, हामिद हामिद भाई का, ग्रेट इन्फो सो फार, वुड यू माइंड शेयरिंग राउट्स ऑफ मनी रेमिटेंसेस बिज़नेस टू वाइट इट? ओके। अच्छा हामिद साहब ये जो है ना थोड़ा-सा मेरी डोमेन से हटकर है, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। बिज़नेस अकाउंट आपके पास है और कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो मेरे पर्सनल लेवल पर है या मेरे छोटे भाई के लेवल पर है या मेरे जो जानने वालों के लेवल पर है, उसमें डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी पैसे आ जाते हैं, ठीक है? अब आप रेमिटेंस की बात करें, मैंने शुरू में बताया रेमिटेंस डेफ़िनेशन देखिए रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस है, मेरे भाई ने मुझे यूके से पैसे भेजे मेरे पर्सनल अकाउंट में, ये हुँ, रेमिटेंस है, ठीक है? यार, जो पैसा मेरे बिज़नेस अकाउंट में आ रहा है, किसी कंपनी से या किसी इंडिविजुअल से, सर वो रेमिटेंस नहीं है, ये अ, जो थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन एक है इसको मैं डेफिनेशन जो है मानता वो हूँ। एक डिफरेंट हो जाती हाँ है उससे। जी, हाँ जी। उसको आप फ़ॉरेन इनकम कह सकते हैं, हुँ, उसको आप एक्सपोर्ट सर्विसेज़ की कुछ भी इनकम कह सकते हैं, लेकिन वो रेमिटेंस नहीं है। रेमिटेंस क्या है? ब्लड रिलेशन, पर्सनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट, ये रेमिटेंस कंसीडर करता है, लॉ के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर हम करते क्या कुछ हैं, बिल्कुल बहुत कुछ करते हैं, वो हम साइड पे रहने देते हैं। किसको कैसे कंसीडर करते हैं, कौन-सी इनकम को क्या डिक्लेयर करते हैं, वो हम साइड पे रहने देते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ है बेसिकली, जो आपकी सही, कंपनी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वो रेमिटेंस नहीं है सर, ये क्लियर कीजिए, वो बिज़नेस है, उसको आप इनकम कंसीडर कीजिए। और मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जी बिज़नेस अकाउंट टू बिज़नेस अकाउंट डायरेक्ट पैसे आते हैं, कभी कोई इश्यू नहीं हुआ। नहीं हाँ हुआ। जी, कुछ गवर्नमेंट के लॉज़ हैं, कुछ डॉलर्स की उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, वो एक फॉर्म होता है, आपने वो फॉर्म सबमिट करना होता है बस बैंक में जाके। आर फॉर्म बोलते हैं रेमिटेंस क्या आर फॉर्म साइन करवाता है, ये पता नहीं कौन-सा फॉर्म है, वो आप साइन करेंगे, तो आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देता है। बिल्कुल। बाकी फिर मैं फिर कहूँगा कि ये मेरी डोमेन से ज़रा हटकर है कि ट्रांज़ैक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो ज़रूर मैं इसको चेक करूँगा कि जो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते हैं, कैसे पैसे मँगवाते हैं वो। सुनने में सही, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, तो मैं अब उनका नाम नहीं लेता इधर वो क्या फ्रीलांसर्स वग़ैरह ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो मैं इसको स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। वो ये है कि डू ईच इंडिविजुअल नीड टू गो फॉर रिटर्न फाइल इन अ फैमिली इफ दे आर डूइंग सेपरेट बिज़नेस, लाइक सम आर डूइंग फिजिकल, सम आर ऑनलाइन एक्सेट्रा, और जस्ट हेड ऑफ द फैमिली शुड बी रजिस्टर्ड ओनली? यार एक तो मुझे नज़र नहीं आ रही है क्या है? डू ईच इंडिविजुअल नीड टू गो फॉर रिटर्न फाइल इन अ फैमिली इफ दे आर डूइंग अ सेपरेट बिज़नेस लाइक आगे क्या है थोड़ा-सा पढ़िएगा? Like some are doing physical, some are online, फिज़िकल, etc. सम आर And just ऑनलाइन एक्स्ट्रा और जस्ट or just head of family should be registered हेड ऑफ only. फैमिली शुड बी रजिस्टर्ड ओनली। अच्छा जी, एक चीज़ बात याद रखिए, अब फैमिली हेड से क्या मतलब आप फादर को कह रहे हैं फैमिली हेड? यही लिखा है ना इन्होंने? जी, जी, यानी कि अगर कोई भी फैमिली हेड हो, लेट्स से एक फैमिली के अंदर यही मैं एक्सेट्रा। कह रहा हूँ ना कि फैमिली हेड से आप कह रहे हैं कि जी फादर। यार मेरा सवाल ये है, फादर एक सेपरेट इंडिविजुअल है, आप एक सेपरेट इंडिविजुअल हैं। आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? आपकी रिटर्न अलग आ जाएगी। अगर आप अपने फादर के बिज़नेस में रहते हुए कोई सर्विसेज़ दे रहे हैं, सर वो फिर आपका बिज़नेस नहीं है। मैं थोड़ी-सी चीज़ क्लियर करता हूँ, सारी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी इस सवाल से। आपका बिज़नेस वही बिज़नेस है जो आपके एनटीएन में रजिस्टर्ड है, हुँ, एफबीआर में, ठीक है? वो आपका बिज़नेस है। अगर वो आपके एफबीआर में उसका एनटीएन नहीं बना हुआ, बिज़नेस ऐड नहीं है, वो आपका बिज़नेस नहीं है। रिटर्न तो उसी की फाइल करेंगे ना, जो बिल्कुल। आपके एफबीआर में एंड अच्छा अब एक सिनेरियो और भी बन सकता है, कभी बिज़नेस तो आपके फादर या किसी भी के भी एफबीआर के एनटीएन उन्होंने बनाया हुआ और उधर ऐड है। भाई एक्सेट्रा। आप सर्विसेज़
दे रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उसमें या उधर से कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो या तो आप एज अ सैलरीड पर्सन काम कर रहे हैं या फिर अदर सोर्सेज के थ्रू काम कर रहे हैं। 5 हेड होते हैं ना बेसिकली, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में जाएगा। तो क्लियर रखें, बिजनेस आपका वही है, रिटर्न आपको उसी की फाइल करनी है जो आपके एनटीएन में ऐड है, जो नहीं है वो आपका नहीं है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल घर में जो है वो 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स में से जो है वो 3 लोग अपना सेपरेट बिजनेस करें, उनमें से एक जो है उसकी कंपनी है और दूसरा जो है वो उसी कंपनी के अंडर है, तो वो एज अ सैलरीड पर्सन या जो भी उसका स्टेटस होगा, लेट्स से पार्टनर होगा तो पार्टनर, सैलरीड होगा तो सैलरीड, एंड देन फिर वही चीज जो हमने शुरू में बात की थी, उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंगली वो अपने सारे टैक्सेस को डील करेगा, करेक्ट? बिल्कुल सर, इधर आपकी बात से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में आ गया। फिर सुनने वाले कहेंगे बार बार घूम फिर के पता नहीं क्यों एसएमसी एसईसीपी पर आ जाते हैं। अच्छा, अगर तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है एफबीआर के साथ, तो आपकी एक ही रिटर्न जानी है, ठीक, वो पर्सनल। बिजनेस रिटर्न जानी है, पर्सनल रिटर्न जानी है, वही बिजनेस रिटर्न होनी है, वही पर्सनल होनी है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है एसईसीपी के साथ, एसएमसी है या प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है, आप बेशक उसके डायरेक्टर हैं, ओनर हैं या जो भी हैं, मैं फायदे बताने लगा ना, फायदों की हम बात बिल्कुल। कर रहे हैं कि भाई एसएमसी का क्या, आप वहां से अपनी सैलरी डिक्लेयर करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि जी मैंने महीना हर महीने इधर से लाख रुपया निकाला तो ये मैंने ड्राइंग्स निकाली, ये मैंने प्रॉफिट निकाला, नहीं, आपने एज अ सीईओ सैलरी विड्रॉ की। सैलरी कंपनी का एक्सपेंस है, हम्म। नहीं समझे सर बात? बिल्कुल। जब वो एक्सपेंस हो गया तो आपका प्रॉफिट कम शो हो रहा है। सर कंपनी ये के लिए। कानून, हाँ जी, ये कानून के अंदर रहते हुए टैक्स को अवॉइड करने के डिफरेंट तरीके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एससीसीपी, एसएमसी, प्राइवेट लिमिटेड को जरूर कंसीडर कीजिए। कंप्लायंसेस हैं उसमें, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, आपने ग्रो करना है, 10, 15, 20 साल का प्लान है आपके पास, देन यू शुड गो फॉर एससीसीपी रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज तो बिल्कुल। एफबीआर में आप काम कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट यहाँ से लें। आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना आपकी, ओवरऑल जो आपने ये सारी चीजें स्टेट की हैं, वो ये है कि ज्यादातर लोगों को रियलाइज होना एक, कि जो आपकी जो सेल्स या आपकी इनकम होती है, दैट इज नॉट नेट इनकम, ठीक है? एग्जैक्टली, उनको एग्जैक्टली, रियलाइज करना कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, एंड देन जो एक्सपेंसेस है माइनस होते हैं, एंड देन आपका अगला क्या प्ले है जिसके बेस पे आप टैक्सेस आगे फाइल करें, बजाय इसके एग्जैक्टली, कि आप हाइप्ड अप हो जाना कि ओहो हमारी जो इनकम है वो साल की 10 मिलियन है, एंड देन 10 मिलियन के ऊपर टैक्स, विदाउट कंसिडरिंग कि आपके एक्सपेंसेस भी थे जो कि वहां से अभी माइनस होने हैं, एंड देन फिर अगली एग्जैक्टली, बात होगी टैक्सेस के अराउंड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। 10 मिलियन तो रेवेन्यू है ना भाई आपका, आपने बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो लेस करना है ना, फिर उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आना है, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर उसमें से मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स रिटर्न होने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, करेक्ट। दो चीजें हैं जी, बिल्कुल ऐसे ये ही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अबू बकर भाई बहुत बहुत शुक्रिया सेशन ज्वाइन करने का। आई जी होप कि जी, ऑडियंस के लिए जो है काफी इंसाइटफुल सेशन था। अगर वो और ज्यादा आपको फॉलो करना चाहते हैं या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो किधर कनेक्ट हो सकते हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। देखें जी, मेरी वेबसाइट है, अगर आप इधर शो कर सकें, मैं आई डोंट नो मैं कहाँ से टाइप कर सकता हूँ, अगर आप मेरे लिए टाइप कर दें हम लोग शेयर कर देंगे डब्ल्यू, डिस्क्रिप्शन वगैरह में ना। जी जी ज़रूर, www.abubakarchaudhry.com। स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं, स्पेलिंग क्योंकि पिक्चर के अंदर भी गलत लिखे हुए थे मेरे नाम के, तो मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ। ABUBAKERCHOUDRY, abubakar.chaudhry.com। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, सारे सोशल लिंक्स इधर अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड है, आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन कीजिए, टीम के पास क्वेश्चन आएगा, डीटीएमपी का कोई भी क्वेरी आएगी, मैं पर्सनल लेवल पर देखूंगा उसको, खुद रिस्पॉन्ड करूंगा। और सिर्फ आपको ये करना है कि अपने क्वेरी के साथ रेफरेंस के तौर पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डीटीएमपी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? बिल्कुल। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अबू बकर चौधरी डॉक्टर जी, बिल्कुल ये सही हम लोगों सर। ने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं।
Again, जी Abu Bakr bhai, thank you so much for being on the show podcast today. काफी insightful session था, and जी audience, इट्स माय जी जी इट्स माय प्लेजर कि जी आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया। मैं एक दो चीज़ें ये कहना चाहूँगा कि जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं हम दे सके, आप बेफिक्र होकर इस वेबसाइट पर जाएं, आपको व्हाट्सएप मिलेगा, आप अपना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछें। इधर लिंक्डइन भी मिलेगा आपको, मेरा फेसबुक भी मिलेगा, इंस्टाग्राम भी मिलेगा, पर्सनल मिलेगा। ये कंपनी की वेबसाइट नहीं है, कंपनी की वेबसाइट datelyx.com है, ठीक है? तो इधर आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और ये नहीं आपने परेशान होना कि जी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए गए तो रह गया, नहीं, हम इसको मैंने तो बल्कि कम्युनिकेट किया है, कमिट किया है हम हिसाब से कि हर महीने हम इसको सेशन को करेंगे। तो हम क्वेश्चंस इकट्ठे करके कोशिश ये होगी कि उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। जिस तरह अभी इन्होंने बात की, एक सवाल आया, अगर टाइम है आपके पास तो, जी जी। रिमोट जॉब वालों को आगे पढ़िएगा, मुझे नज़र नहीं आ रहा यार ये क्या है? रिमोट रिमोट, जॉब वालों को एक मिनट। कितना टैक्स होता? अच्छा यार, मैंने इसका आंसर दे दिया है इस पॉडकास्ट में, ऑलरेडी दे दिया है। आप जो है रिमोट वो जॉब, रिप्ले के अंदर जाकर रिप्ले के अंदर सेशन में देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि रिमोट जॉब, हमने सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर बात की है कि अगर आप रिमोट जॉब कर रहे हैं, अगर आप कंपनी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, हमने डिफरेंट सारे क्राइटेरियाज के ऊपर जो है वो डिस्कस किया है। आप डेफिनेटली रिप्ले जाकर चेक कीजिए। अगेन अबू बकर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वी विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।